हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे सारे लेक्चर्स टाइम पर मिलते रहें। आज हम हिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 4, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने कभी सोचा है कि फेस्टिवल में जो हम रंगोली बनाते हैं या पूजा के लिए जो मूर्ति लाते हैं, उसके पीछे क्या कहानी हो सकती है? ये सिर्फ डिज़ाइन या मूर्ति नहीं है। इंडिया में आर्ट हमारी डेली लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये हमारे कल्चर का, हमारी हिस्ट्री का एक रिकॉर्ड है। चलिए इस खूबसूरत आर्टिस्टिक जर्नी को आज शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आर्ट होता क्या है। फिर हम इंडिया के दो मेन आर्ट ट्रेडिशंस के बारे में जानेंगे, फोक एंड क्लासिकल। उसके बाद हम इंडियन पेंटिंग और स्कल्पचर की दुनिया में डीप डाइव करेंगे और आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि ये सारी आर्टिस्टिक हेरिटेज, ये विरासत हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहला सवाल, व्हाट इज आर्ट? कला क्या है? सिंपल शब्दों में कहें तो आर्ट इंसान के इमेजिनेशन, उसकी कल्पना, उसके इमोशंस यानी भावनाओं और उसके एक्सपीरियंसेस यानी अनुभवों को एक्सप्रेस करने का, अभिव्यक्त करने का एक तरीका है। यह हमारे अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया के बीच एक ब्रिज की तरह है। बिल्कुल सही। और आर्ट की दो मेन ब्रांचेस या कैटेगरीज होती हैं। पहली है विजुअल आर्ट्स, जिसे हम ललित कला भी कहते हैं। ये वो आर्ट है जिसे हम देख सकते हैं, जैसे पेंटिंग या स्कल्पचर। और दूसरी है परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी आंगिक कला। ये वो आर्ट है जो परफॉर्म की जाती है, जैसे डांस और म्यूजिक। आज के इस चैप्टर में हमारा फोकस विजुअल आर्ट्स पे रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। विजुअल आर्ट्स के अंदर इंडिया में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिशंस या शैलियां हैं। एक है फोक आर्ट और दूसरी है क्लासिकल आर्ट। दोनों ही कहानियां बताती हैं, लेकिन उनके बताने का तरीका, उनकी भाषा बहुत अलग है। चलिए इनका डिफरेंस समझते हैं। फोक आर्ट, जिसे हम लोक कला कहते हैं, ये बहुत पुरानी है, प्री हिस्टोरिक टाइम्स से चली आ रही है। इसका फोकस कम्युनिटी पर होता है। पूरा समाज मिलकर इसे बनाता है और एंजॉय करता है। ये नेचुरल और स्पॉन्टेनियस होती है, मतलब इसके लिए कोई सख्त नियम नहीं होते। दूसरी तरफ है क्लासिकल आर्ट यानी शास्त्रीय कला। ये एक प्रॉपर फ्रेमवर्क में डेवलप हुई है। इसके अपने कुछ खास रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं। इसे सीखने के लिए फॉर्मल ट्रेनिंग और मास्टरी की जरूरत पड़ती है। तो अब देखते हैं कि ये फोक और क्लासिकल ट्रेडिशंस इंडियन पेंटिंग में कैसे जिंदा होती हैं। ये सफ़र बहुत लंबा है, जो गुफाओं में बने एंशिएंट चित्रों से शुरू होकर मॉडर्न कैनवास तक पहुंचता है। इंडियन पेंटिंग की कहानी हमारी सिविलाइजेशन जितनी ही पुरानी है। शुरुआत होती है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग से, जैसे भिमबेटका में मिलती हैं। फिर एंशिएंट एरा में पेंटिंग के कुछ नियम बनाए गए, जिन्हें षडांगास कहते हैं। मिडिवल एरा में मुगल और डेक्कन सुल्तान्स के टाइम पर मिनिएचर पेंटिंग काफ़ी पॉपुलर हुई और 17वीं सेंचुरी के बाद मराठा स्टाइल डेवलप हुआ और साथ ही वेस्टर्न आर्ट का इन्फ्लुएंस भी बढ़ने लगा। पहले फोक स्टाइल पेंटिंग की बात करते हैं। ये हमारी सबसे पुरानी परंपराओं में से एक है। घर की दीवारों को, आंगन को सुंदर चित्रों से सजाने की परंपरा, जैसे रंगोली। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स में मिली रॉक पेंटिंग्स, जहां हजारों साल पहले के इंसानों ने अपने जीवन और जानवरों के चित्र पत्थरों पर बनाए। अब आते हैं क्लासिकल इंडियन पेंटिंग पर। यह सिर्फ टैलेंट पर नहीं बल्कि डिसिप्लिन और टेक्निक पर बेस्ड है। इसके 6 मूल सिद्धांत हैं, जिन्हें षडांगास यानी 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग कहा जाता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, रूप भेदा यानी अलग अलग रूपों का ज्ञान। दूसरा, प्रमाणा यानी करेक्ट प्रोपोर्शन और मेजरमेंट। तीसरा, भाव यानी फीलिंग्स का एक्सप्रेशन। चौथा, लावण्य योजना यानी सुंदरता और ग्रेस। पांचवां, सदृश्यम यानी पेंटिंग असली चीज से मिलती जुलती लगे। और छठा है वर्णिका भंगा यानी रंगों और ब्रश का एक कलात्मक इस्तेमाल। जब ये सब चीज़ एक साथ आती हैं तब एक मास्टरपीस बनता है। इन्हीं प्रिंसिपल्स पर आगे चलकर कई अलग अलग स्टाइल्स डेवलप हुए, जैसे कि मिनिएचर पेंटिंग। ये छोटे साइज की लेकिन बहुत डिटेल्ड पेंटिंग्स होती थीं। इन पर पर्शियन स्टाइल का काफ़ी इन्फ्लुएंस था और ये मुगल सम्राट जैसे अकबर के टाइम में बहुत पॉपुलर हुई। फिर आता है मराठा पेंटिंग स्टाइल। ये 17वीं सेंचुरी में डेवलप हुआ और इस पर राजपूत और यूरोपियन स्टाइल्स का असर दिखता है। ये पेंटिंग्स अक्सर वाड़ास यानी बड़े हवेलियों की दीवारों पर म्यूरल के रूप में मिलती हैं। और फिर आया वेस्टर्न स्टाइल। ब्रिटिश पीरियड के दौरान इस स्टाइल को बढ़ावा मिला, जिसमें रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स पर यानी इंसान का हूबहू चित्र बनाने पर जोर दिया जाता था। जेम्स वेल्स इस स्टाइल के एक इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट। बिल्कुल, और इस वेस्टर्न स्टाइल को इंस्टीट्यूशनलाइज भी किया गया, मतलब इसे सिखाने के लिए संस्थान बनाए गए।
1857 में मुंबई में जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना हुई, जो वेस्टर्न स्टाइल की पेंटिंग सिखाने का एक बहुत बड़ा सेंटर बना। इस स्कूल ने इंडियन आर्ट के लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। चलिए अब पेंटिंग की 2D दुनिया से निकलकर स्कल्पचर की 3D दुनिया में चलते हैं, यानी मूर्ति कला। ये वो आर्ट है जहां आर्टिस्ट ने सिर्फ पत्थर पर पेंट नहीं किया, बल्कि पत्थर को ही जीवन दे दिया। स्कल्पचर इतना पावरफुल क्यों होता है? क्योंकि ये एक 3 डायमेंशनल आर्ट है। इसे आप चारों तरफ से देख सकते हैं। इसमें पत्थर, मेटल या मिट्टी जैसी चीज़ों को तराश कर मूर्तियां, स्टैचूज या इमारतों पर नक्काशी की जाती है। हमारे घरों में रखी छोटी मूर्तियों से लेकर बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स तक सब स्कल्पचर का ही हिस्सा है। इंडियन स्कल्पचर की प्रतिभा का सबसे बड़ा प्रमाण है एलोरा का कैलासा मंदिर। ये मंदिर पत्थरों को जोड़ जोड़कर नहीं बनाया गया। सोचिए, कारीगरों ने एक पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काटना शुरू किया और उस एक ही चट्टान से ये विशाल और अद्भुत मंदिर बना दिया। ये एक मोनोलिथिक मार्वल है। मोनोलिथिक का मतलब है एक ही पत्थर से बना हुआ। ये इंजीनियरिंग और कला का एक ऐसा नमूना है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल। पेंटिंग की तरह ही स्कल्पचर में भी 2 मेन स्टाइल्स हैं, फोक और क्लासिकल। फोक स्टाइल एक लिविंग ट्रेडिशन है जो हमें फेस्टिवल्स में दिखती है, जैसे गणेश चतुर्थी या दुर्गा पूजा के लिए मिट्टी की मूर्तियां बनाना। ये कला पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ क्लासिकल स्टाइल की जड़ें बहुत गहरी हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की सील्स या मौर्यन पीरियड के अशोकन पिलर्स, जो हमारे देश के नेशनल सिंबल्स भी हैं। और जैसा अभी बताया गया, हमारी स्कल्पचर की परंपरा बहुत बहुत पुरानी है। इसके सबसे पहले एग्जाम्पल्स जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन की सील्स लगभग 5000 साल पुरानी हैं। सोच सकते हैं, 5000 साल पहले भी इंडिया में इतनी एडवांस्ड आर्ट फॉर्म मौजूद थी। इंडियन आर्ट का प्रभाव सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं रहा, यह समुद्र पार करके पूरे एशिया में फैला। इसका एक शानदार एग्जाम्पल है इंडोनेशिया का बरोबुदुर स्तूपा। ये दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट स्तूपा माना जाता है और ये इंडियन आर्ट और फिलॉसफी के दूर तक फैले प्रभाव का सबूत है। जी, और इसकी इंपॉर्टेंस इसी बात से है कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो हमने पेंटिंग्स देखी, स्कल्पचर्स के बारे में जाना, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये सब पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? ये आर्ट की इतनी लंबी हिस्ट्री आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर्ट सिर्फ सजावट की चीज़ नहीं है। हर आर्ट पीस एक टाइम कैप्सूल की तरह है, एक विजुअल आर्काइव है। एक मराठा पेंटिंग हमें सिर्फ सुंदर चेहरे नहीं दिखाती, बल्कि ये भी बताती है कि उस समय के लोग कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे। एक हड़प्पन सील हमें उन लोगों के विश्वास और व्यापार के बारे में बताती है। इस आर्ट में हमारी हिस्ट्री, हमारा लाइफस्टाइल, हमारे विश्वास सब कुछ कैद। तो ये लेक्चर बस एक दरवाज़ा खोलने की कोशिश थी। असली एडवेंचर अब शुरू होता है। अगली बार जब आप किसी मंदिर की दीवार पर नक्काशी देखें या कोई फोक पेंटिंग देखें, तो उसे सिर्फ एक चित्र की तरह मत देखिएगा, उसमें एक कहानी ढूंढने की कोशिश करिएगा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। हम इस चैप्टर को अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।